हेलो एवरीवन। आज है 1 जून और आज महीने का पहला दिन है। तो आज हम एक पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा महीना हम अच्छे से मेहनत कर पाए, अच्छे से पढ़ाई कर पाए। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव कोट्स देखिए, विजिट द सिक, फीड द हंग्री एंड फ्री कैप्टिव, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैसेज क्या है? विजिट द सिक। देखिए दोस्तों, अपने आसपास हमारे चारों ओर लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत मुसीबत में हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम दूसरों के मुसीबत में शरीक होते हैं और उसके गम को शेयर करते हैं, अपने साथ शेयर करते हैं, तो जानते क्या होता है? होता यह है कि हमारा गम कम हो जाता है, हमारी तकलीफ़ कम हो जाती है, हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि विजिट द सिक, बीमार लोगों से जाके मिलो, उसके बारे में देखो, जाओ अपने आस पड़ोस में, जिसके पास आप जा सकते हो, अपने पड़ोस में ही, या फिर जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, उससे मिलो। फीड द हंग्री, भूखों को खाना खिलाओ, एंड फ्री कैप्टिव, और जो बंधुआ मजदूर है, जिसे कोई ज़बरदस्ती उसके आज़ादी को किसी ने छीन रखा है, उसे आज़ाद कराओ। इनोसेंट, मासूम लोग अगर बिला वजह जेल में सजाएं काट रहे हैं, उनके ऊपर झूठा चार्ज लगा करके, उनको कोई फंसा करके उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, तो आप उनको आज़ाद कराओ। तो ये मैसेज है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बीमारों की खैर ख्वाही करो, जाओ उनके घर, मिलो उनसे, भूखों को खाना खिलाओ, और जो जिसकी आज़ादी छीन ली गई है, उनको आज़ाद कराओ। तो देखिए दोस्तों कि अगर ये काम हम करते हैं, आप कहेंगे कि हर एक इंसान इंडिविजुअली तौर पर बहुत परेशान होता है, बहुत मुश्किल में होता है, बहुत टफ लाइफ होती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि हम दूसरों के मुश्किल को आसान करने में जब लगते हैं, दूसरों के परेशानी को, दुख दर्द को शेयर करते हैं, तो यही चक्कर में हमारी खुद की भी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हमारा तकलीफ़ भी दूर हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के तकलीफ़ को, मुसीबत को, परेशानियों को शेयर करें और उनको कम करें। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो 3 आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, जीएस पेपर 2 में ये काम आएगा। तो ये देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आर्टिकल है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये कवर करेगा लैंड एक्विजिशन, ये कवर करेगा फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी के फंक्शनिंग के ऊपर ये कवर करेगा। तो देखिए कॉन्टेस्ट क्या है। पहले क्या है कि एक एक्ट था हमारे यहाँ, लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन क्या होता है कि जब सरकार किसी व्यक्ति की ज़मीन अधिग्रहण कर लेती है और उस अधिग्रहण करने के बाद सरकार उसको फेयर कॉम्पनसेशन देती है। जो ज़मीन जिस व्यक्ति से अधिग्रहण किया गया, उसको कॉम्पनसेशन दिया जाता है। तो इसके लिए एक एक्ट है, यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये एक्ट क्या था? 1894 का एक एक्ट था। तो 1894 के एक्ट ब्रिटिश ज़माने का एक्ट था, और ये एक्ट में सरकार उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट के तहत ज़मीन अधिग्रहण कर सकती थी किसी भी व्यक्ति का, और मनमाना कॉम्पेंसेशन वो दे दिया करती थी। तो ये एक्ट जो था वो सीधी तौर पर सरकार के पक्ष में था। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट ये सरकार के पक्ष में था। तो हमारे यहाँ 2013 में ये एक्ट बनाया गया, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। देखिए, पहली बात कि जिससे आप ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से, आप उसको रीसेटलमेंट करेंगे, कॉम्पनसेशन करेंगे। ये 2013 में ये एक्ट बनाया गया। ठीक है, और इसको लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 भी कहा जाता है। तो अभी ये आर्टिकल डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, पहले लैंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो पहले ये क्या है कि इस एक्ट के तहत
किसी भी व्यक्ति का अगर सरकार ज़मीन अधिग्रहण करती है तो उसको सरकार को चाहिए कि फेयर कॉम्पनसेशन दे, सरकार फेयर कॉम्पनसेशन दे उस व्यक्ति का जिसका ज़मीन सरकार अधिग्रहण करना चाहती है। और दूसरी बात है कि अगर अगर किसी व्यक्ति का ज़मीन रिहेबिलिट कर लिया गया, ठीक है, सरकार अधिग्रहण कर ली गई और उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला, 5 साल से वो लटका हुआ है और कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर 5 साल पहले यानी कि 5 साल से कॉम्पनसेशन नहीं मिला, ठीक है, और ज़मीन भी उस व्यक्ति के ही अधिग्रहण में है जिस व्यक्ति का है, तो ये बात है कि जुडिशरी ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि अगर किसी व्यक्ति का ज़मीन 5 साल से उसके अधिग्रहण नहीं हुआ, मतलब प्रोसेसिंग में है, 1894 एक्ट के तहत उनके ज़मीन को एक्विजिशन किया गया, उनको फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिला और ज़मीन उसी के पास है, तो 2013 के एक्ट के हिसाब से अब उनके रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट फ्रेश किया जाएगा, मतलब फिर से उनका 2013 का मतलब एक्ट उसको लागू किया जाएगा और फिर उसे कॉम्पनसेशन वगैरह जो है उसके साथ जो है रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट किया जाएगा। तो वैसे ये एक्ट आपको समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा टफ वर्ड है, यानी कि मतलब टफ वर्ड नहीं है, थोड़ा सा उलझा हुआ वर्ड है। जैसे कि 5 साल हो गया, ठीक है, 5 साल होने के बाद भी उस व्यक्ति का ज़मीन उसी के पास है, ठीक है, और उसको कंपनसेशन भी नहीं, मतलब उनके अधिग्रहण करना चाहती है, मतलब अधिग्रहण उसका ज़मीन 24 सेक्शन 24(2) के तहत ये बात है कि अगर व्यक्ति का ज़मीन रिकॉम्पेंसेशन करना चाहती है सरकार, उसको कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, ठीक है, और ज़मीन भी उसी व्यक्ति के पास है, ठीक है, तो कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और अगर कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है तो 2013 के एक्ट के हिसाब से फ्रेश रीसेटलमेंट किया जाएगा, यानी कि फ्रेश रीसेटलमेंट किया जाएगा, फ्रेश प्रोसीडिंग किया जाएगा, वो 5 साल को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि 5 साल पहले जो अधिग्रहण किया गया होगा और उसका कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, और प्लस अगर नहीं दिया गया तो फ्रेश रीसेटलमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 24(2) में है। तो जुडिशरी के देखिए, पहली बात ये था कि पहले जो 2013 का जजमेंट था, 2013 के जजमेंट के हिसाब से बात ये थी कि कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मतलब अगर 5 साल हो गया, ठीक है, 5 साल हो गया और ज़मीन उसी व्यक्ति के पास है, उसी के पास हो या ना हो, सरकार अगर अगर उनको नहीं अपने अंदर अधिग्रहण की है तो ये सरकार की गलती है। अगर 5 साल हो चुका है और वो अपनी ज़मीन के ऊपर ही है, उसको कंपनसेशन नहीं मिला तो कंपनसेशन दिया जाएगा और फिर उसके बाद उससे ज़मीन लिया जाएगा। तो ये चीज़ था सेक्शन 24(2) में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो 5 साल को भुला करके रीसेटलमेंट दोबारा किया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये जजमेंट सही है गलत है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात ये है कि जुडिशरी का फंक्शन पहले आपको अगर लिखने के लिए आ जाए कि जुडिशरी का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जुडिशरी का फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में बैलेंस कायम करना है। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी का काम है कि चेक एंड बैलेंस का काम करना है। जुडिशरी का काम है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के लॉ को चेक करना है कि वो संविधान के अनुकूल है कि नहीं है, और एग्जीक्यूटिव के लॉ इम्प्लीमेंटेशन को देखना है कि वो संविधान के दायरे से और संविधान के स्पिरिट से कहीं बाहर तो नहीं है। चेक एंड बैलेंस करने का काम है। तो कहा जाता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था, ये जजमेंट था सेंसस कमिश्नर एंड अदर्स, ये वर्सेस आर कृष्णामूर्ति, ठीक है, ये जजमेंट था। तो ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कार्यों को वॉच करना
और उसके हिसाब से अगर वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो उनको नॉन वैलिड करना, और उस मामले में इंटरफेयर करना जहां पर फंडामेंटल राइट्स और मानव के अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, उस जगह पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का पूरा अथॉरिटी है आर्टिकल नंबर 142 के तहत। आर्टिकल नंबर 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। तो कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम एग्जीक्यूटिव का नहीं है, मतलब लॉ के अंदर दखल देने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ मेकिंग का नहीं है, एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को फैक्ट चेक करना और उसके हिसाब से ये तय करना कि संविधान के अनुकूल है या संविधान के अनुकूल नहीं है। अब जैसे रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट एक्ट 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट दिया गया, ये जजमेंट एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर की तरह मतलब कहा जा सकता है कि जहाँ तक ये जजमेंट जो रिहैबिलिटेशन जो था कि 5 साल के बाद भी अगर उसको नहीं किया गया तो उसको पैसा मिलेगा, और अगर ज़मीन उसी के पास है तो ज़मीन उसी के पास रहेगा। 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत ये बातें थी, ठीक है। लेकिन रिफ्रेश सेटलमेंट करने के बाद 2013 की जो जजमेंट में कहा गया, तो ये इसमें कहा जा रहा है कि ये अच्छा लॉ था, मतलब कि फेयर कॉम्पनसेशन देना और उसको रीसेटलमेंट करना ये एक अच्छा था। लेकिन इसके अंदर जो फ्रेश प्रिजिसाइड करने की जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, तो इसको लेकर ये कंसर्न था, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा कंक्लूज़न थोड़ा सा आपको मिसमैच लग रहा होगा, लेकिन आप इसको और डिटेल से जानना होगा तो इसके बारे में आर्टिकल आएगा तो और हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यह है जीएस पेपर 3 में ये काम आएगा। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ये टॉपिक कवर करता है, सिक्योरिटी चैलेंज एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। तो ये टॉपिक है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो इसके बारे में ये कंसर्न है कि पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए कई सारे चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हुआ है, कई सारे एग्रीमेंट किए हैं। 1993 में एग्रीमेंट किए हैं, ठीक है। 1993 के एग्रीमेंट के हिसाब से चाइना और इंडिया अपना बॉर्डर इशू को पीसफुल्ली बायलैटरल डायलॉग के जरिए सेटलमेंट करेगी। 1996 के तहत ये एग्रीमेंट हुआ था कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चाइना और इंडिया अपना फोर्सेस को कम करेगी और एक दूसरे के बीच में पीस कायम करेगी। 2005, 2013 ये सब एग्रीमेंट बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन ये एग्रीमेंट के अंदर सबसे बड़ी खामियां देखिए क्या है कि हमने कहा कि LAC का सम्मान किया जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दायरे में रहेगा और भारत की मिलिट्री भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दायरे में रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही तो डिसाइड नहीं किया गया ना, ठीक है। 1993 या फिर 1996 या फिर 2005 या फिर 2013 जो डिस्प्यूट सेटलमेंट एग्रीमेंट आपने किया, तो ये तो आपने तय नहीं किया ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना का क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत का क्या है। चाइना वाले भारत के टेरिटरी में चले आते हैं, अब जब वो चले आते हैं तो भारतीय मिलिट्री उसके साथ क्लैशेस हो जाती है, उसके साथ डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये तय पहले आपको करना चाहिए था जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे थे, तो चाइना के लिए जैसे कि एक म्यूचुअल कंसर्न दोनों को पहले मानना चाहिए। देखिए पहले क्या है कि भारत को मैप शेयर करना चाहिए चाइना को, और चाइना को मैप शेयर करना चाहिए भारत को, और फिर देखना चाहिए कि डिस्प्यूट कहाँ पर है, ठीक है। और फिर जिस जगह पर डिस्प्यूट है उस जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर होना चाहिए, मतलब भारत अपना मैप शेयर करे चाइना को और चाइना अपना मैप शेयर करे इंडिया को, और दोनों का कहाँ पर डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट के जो इलाका है, जो एरिया है, उस एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन किया जाए, ठीक है। मतलब भारत अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफाइन करे और चाइना, और फिर इसके दायरे में दोनों की मिलिट्री जो है अपना जो भी कह ले कि जो
वो क्या कहते हैं उसको, दोनों अपने अपने इलाके में जो है एथी करे, मतलब अपने अपने दायरे में रहे, ठीक है। तो ये चीज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपने डिसाइड नहीं किया। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिसाइड नहीं करने की वजह से अब चाइना कहती है कि भारत के टेरिटरी में आकर कहती है कि ये मेरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और फिर इसी तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और हमारा क्लेशेस बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है। और फिर जहाँ तक एक बात और समझ लीजिए आप कि अभी जिस तरीके से पेंडेमिक है और स्थिति जो बनी हुई है, चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इस सेटलमेंट को जल्दी से डील कर लिया जाए, क्योंकि देखिए वहाँ नेशनल इशू को, नेशनल सेंटिमेंट को बिल्कुल पीक पर लाने के लिए कंट्री क्या करती है कि वहाँ पर इस तरह का जो है प्रॉब्लम रेज करती है, ताकि लोग सरकार के साथ जो है पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दें, उनके हर एक बात को आंख बंद करके मानना शुरू कर दें। तो चाइना अभी क्या है, कोविड-19 की वजह से वहाँ के लोगों में जो चाइना के प्रति विरोध है, वहाँ के लोग भी इस बात को समझते हैं कि चाइना की वजह से बहुत समस्या, लापरवाही की वजह से ये चीज़ें, तो इस चीज़ को वो डाइवर्ट करने के लिए चीज़ जो है वो करने की कोशिश है। और अभी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि बॉर्डर सेटलमेंट, बॉर्डर डिस्प्यूट हल भारत के साथ जो भी है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो 1993 के एग्रीमेंट और फिर हमारा जो ये एग्रीमेंट हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमने डिसाइड नहीं किया, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए, ठीक है। तो आई होप कि इसी एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और तीसरा हमारा है जीएस पेपर 3 में कवर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट। तो देखिए हम बात करेंगे हमारा एविएशन सेक्टर के बारे में। तो अभी इतिहास अगर देखा जाए तो पिछले 6 साल से एविएशन सेक्टर हमारा जो है बढ़ना शुरू हुआ। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है फ़्लाइट से सफ़र करती है, तकरीबन कह लें कि दुनिया की तीसरी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट हमारे देश में है। 140 मिलियन पैसेंजर हर साल ट्रैवल करती है एक शहर से दूसरे शहरों में। तो ये दुनिया का तीसरा सबसे एविएशन डोमेस्टिक मार्केट हमारे देश में था। लेकिन पिछले 2 महीना से सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक नुकसान अगर हुआ है तो एविएशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है। फ़्लाइटें इतना ज़्यादा दिन तक बंद रहना, और फिर इतना हैवी उनका मतलब जो खर्च है, स्टाफ है, और कई सारे लॉजिस्टिक पर्पस है, कई सारे चीज़ें हैं, तो उसको मैनेज करना और इनकम ज़ीरो होने के बाद तो ये क्या हो जाता है कि बहुत बड़ी टफ चुनौती हो जाती है एविएशन सेक्टर में। ये वो चीज़ जो है अभी हमारा इकोनॉमी में अच्छा पार्टिसिपेशन था, अच्छा ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बहुत ही एविएशन सेक्टर में अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए कुछ चीज़ें हुई है कि मिशन लाइफ लाइन उड़ान ये चलाया गया था, तकरीबन 5.4 लाख किलोमीटर तक का सफ़र किया, 585 फ़्लाइट मेडिकल पर्पस से लॉजिस्टिक सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए भारत के एविएशन सेक्टर ने अच्छा काम किया, और 935 टन का हैवी लोड तकरीबन जो है 584 फ़्लाइट ने विभिन्न देशों में मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल चीज़ों को जो है पहुंचाने का काम किया। इसी के साथ 6 मई को वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया, और बहुत सारे जो तकरीबन 40,000 हमारे जो भारतीय जो बिल्कुल मुसीबत में जो फंसे हुए थे, जो भारत इमिडिएटली आना चाह रहे थे, तो इस मिशन के तहत कुछ भारतीयों को जो है उनके एविएशन फ़ीस चार्ज करके उनको लाया गया, ठीक है। और ये एक चीज़ जो है देखने को मिला। फिर 25 मई को ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन स्वीकार कर ली गई कि 25 मई से डोमेस्टिक एविएशन को शुरू किया जाएगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट शुरू की जाएगी। तो कुछ कंसर्न भी था कि इस तरीके से फिर से जो है पीक पर जा सकता है, कोविड-19 केसेस बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे से ट्रेस होगा। और इसी तरीके से विभिन्न राज्य सरकारों को भी टाइम दिया गया कि आप अपने अपने तरीके से कोशिश कीजिए
कि जो इंतज़ाम जो भी करने की ज़रूरत पड़ जाए एविएशन सेक्टर में, जो मजबूरन फ़्लाइटें जो चालू करनी पड़ रही है, तो इसके लिए आपको जो भी इंतज़ामात करना है 15 मई को ही राज्य सरकारों को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था और उस हिसाब से कई सारी तैयारियां की गई है। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक दिन में 25 फ्लाइट से ज़्यादा नहीं ले सकते और ये इस तरीके से तैयारियां, मतलब राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन अच्छा देखने को मिला। 40,000 पैसेंजर स्मूथली जो है हर दिन अभी डोमेस्टिकली सफ़र कर पा रहे हैं। ठीक है, 40,000। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई में बहुत मिसमैच हुआ। तकरीबन 33% जो है इसका बहुत तगड़ा प्रभाव जो है पड़ा है। डिमांड और सप्लाई मिसमैच जैसे कि समझिए बात क्या है कि अभी लोग बहुत कम सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कम सफ़र कर रहे हैं। अब फ़्लाइट जो है जब वहाँ से एक शहर से दूसरी जगह जब उड़ेगी तो उसका खर्च ज़्यादा होता है, मतलब कई सारे उसके खर्च है और पैसेंजर कम है। ठीक है, पैसेंजर कम है और उसका खर्च तो मेंटेनेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो जब वो तो क्या होता है कि उसका प्राइस जो है बढ़ा दिया जाता है, यानी कि फ़्लाइट में जितने लोग जो कम सफ़र अगर करते हैं तो इससे फ़्लाइट को चलाने पर नुकसान होता है। तो अब जो फ़्लाइट शुरू की गई तो कई सारे जो है हमारे, जैसा कि एविएशन सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जेट एयरवेज़, इंडिगो, ये सब बहुत सारी जो है कंपनियां कम बहुत सस्ता फ़्लाइट जो है करा देती है और कई सारे कंपटीशन हो जाता है मार्केट में। तो इस वजह से जो है दिक्कतें होती है और प्लस होता ये है कि फ़्लाइट का प्राइस बहुत कम होने की वजह से इनकम बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और फिर लोगों की भी इस तरीके से जब जो लिमिटेड जो सीट होता है उतना भी अगर पैसेंजर ना हो पाए तो फिर फ़्लाइट चलाने का फ़ायदा ही नहीं होता है। तो अभी डिमांड और सप्लाई बिल्कुल मिसमैच हो गया और इसके वजह से अभी फ़ायदा तो नहीं कह सकते लेकिन नुकसान ही मान के रखिए। और इस तरीके से जो है एविएशन सेक्टर में जो है परेशानी अभी बढ़ती दिख रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फिर दूसरा दिन मिलेंगे। थैंक यू, शेयर कीजिए।